नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियां तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को दहलाने की नापाक साजिश रचने की तैयारी में बैठे हुए आतंकियों को धड़ पकड़ किया जा रहा है उनका, और उनको पकड़ने की तैयारी चल रही है। दहशतगर्दी की साजिश को लेकर रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती सेकुलरिज्म की मसीहा बनने आ गई है और मोदी सरकार को कोसते कोसते उन्होंने विवादित बयान दे डाला। महबूबा ने कहा कि लाल किले के पास कश्मीर की मुसीबत बोल पड़ी। अब समझिए कि जिस आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा है, उसे महबूबा इसे कश्मीर का दर्द बता रही है। क्या महबूबा मुफ्ती आतंकी वारदात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं? कश्मीर के नाम पर क्या महबूबा दिल्ली ब्लास्ट को सही ठहराना चाहती हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट को कश्मीर के दर्द से जोड़ दिया। आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है। कल की खबर है कि कोई डॉक्टर प्रियंका है कश्मीर की, वो भी इसके अंदर शामिल है। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। देश सुरक्षित है और देश के दुश्मन जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अब नेताओं में भी जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस बार ये जुबानी जंग तेज हुई है पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के उस विवादित बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को कश्मीर की मुसीबत लाल किले के सामने गूंजी। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ पकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? सुना आपने कैसे दिल्ली में आतंकी हमले को महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की आवाज बता दिया, आतंक को कश्मीर दर्द का नाम दे दिया और खुद को सेकुलरिज्म की मसीहा दिखाते दिखाते मोदी सरकार को भी कोसने से नहीं चूके। यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं पता केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। महबूबा के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को कवर फायर देने का आरोप तक लगाया गया। दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे? मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से नेशनलिस्ट हैं। देखिए, वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है, जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। पर महबूबा मुफ्ती अकेली इसकी दोषी नहीं है। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टांसेस से आतंकवादी बन जाते हैं।
महबूबा के बयान पर सियासत गरमाई तो दूसरी पार्टियों के रिएक्शन भी आए। सपा ने खुलकर महबूबा का समर्थन तो नहीं किया, पर सुरक्षा व्यवस्था फेल का राग छेड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस के राशिद अल्वी तो इसमें नया एंगल ढूंढ कर ले आए। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है। कल की खबर है कि कोई डॉक्टर प्रियंका है कश्मीर की, वो भी इसके अंदर शामिल है। मुफ्ती जिस बात को कह रही है, समाजवादी पार्टी को उनकी किसी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जहां तक देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया था देश की जनता से, उस वादे को निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। देश सुरक्षित है और देश के दुश्मन जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको खोज निकाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो जहां भी छिपे होंगे उनको निकाल करके बाहर किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। राशिद अल्वी जिस डॉक्टर प्रियंका शर्मा की बात कर रहे हैं, उसे पूछताछ के बाद फिलहाल छोड़ दिया गया है। ऐसे में उनकी ये थ्योरी यहाँ फेल हो गई। लेकिन विपक्ष के ऐसे नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति के बजाय हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए, जो आतंकवाद को आतंकवाद कहने की हिम्मत रखते हैं। वो मेरा मानना यह है कि जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो NIA ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेस कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। अब सवाल है कि महबूबा मुफ्ती और इनका तुष्टीकरण गैंग कब सुधरेगा? क्या देश को असली खतरा बम से ज्यादा उन नेताओं की सोच से है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को तवज्जो देते हैं? ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो कभी अपने मंत्रियों को आतंकियों के जनाजे में भेजती थी। ये वही महबूबा हैं जिनके राज में बुरहान वानी को हीरो बनाया गया था, जिन्होंने दशकों तक आतंकवाद को वोट बैंक बनाया, लेकिन आज दिल्ली ब्लास्ट पर मोदी सरकार को लेक्चर दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब सोचिए कि इतनी हिम्मत कहां से आती है कि देश में आतंकवाद को जस्टिफाई किया जाए। आप सोचिए कि आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाले लोग किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। कश्मीर में जिनको समस्या है, क्या वो देश में बम फोड़ेंगे? और कश्मीर में सच में समस्या है। ये वो कश्मीर नहीं है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये वो कश्मीर है जहां पर विकास है। ये वो कश्मीर है जहां पर सरकार है। ये वो कश्मीर है जहां पर चुनाव होते हैं। फिर कश्मीर के नाम पर आतंकवादियों को या आतंकी घटना को जस्टिफाई करना, क्या करने की कोशिश है? क्या करना चाहते हैं? आपने सुना कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर किन हालात में और किस मजबूरी में आतंकवादी बन रहा है, यह सोचना चाहिए। ये तो डॉक्टर को सोचना चाहिए और आप जैसे लोग जो बयान देते हैं उनको सोचना चाहिए कि डॉक्टर होकर भी वो रेडिकलाइज हो गया और लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है, वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो रहा है, वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जगह इस प्लानिंग में शामिल हो रहा है कि हिंदुस्तान को कैसे दहलाया जाए, मासूम लोगों को कैसे मारा जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे बम ब्लास्ट किया जाए, और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो तुष्टीकरण गैंग तुष्टीकरण के नाम पर देश में क्या क्या होते हुए देखना चाहता है, आज इसी पर बात करेंगे। SN सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं, सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, मुफ्ती वजाहत कासमी साहब हैं मुस्लिम स्कॉलर,
वीरेंद्र सिंह पीडीपी के प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वकार एच भट्टी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सर, एक तो तुष्टीकरण की राजनीति में क्या क्या हो जा रहा है इस देश में वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या के नाम पर आतंकवाद को जस्टिफाई कर देना, और अगर कश्मीर में दर्द किसी एक पार्टी को, पार्टी के नेता को है, तो वो आतंकवादियों को और आतंक को इसलिए जस्टिफाई कर देगा कि उसे तुष्टीकरण करनी है। आपको भी लग रहा है कि ये जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो डॉक्टर होने के बावजूद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं देश भर में बम ब्लास्ट करने की, ये लोग किसी चीज से दुखी हैं या सिर्फ ये धर्म और मजहब के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? विद्या जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ महबूबा मुफ्ती के इस वक्तव्य से। उनकी पूरी राजनीति जिहाद को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ती है। उन्हें इस हादसे से, इस दुर्घटना से, इस भयंकर त्रासदी से एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है चहकने का और जिहाद की पैरवी करने का, और इस अवसर को इन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा है। उनके शब्द में अगर कहीं जिहाद का जिक्र जब होता है तो परेशानी होती है, क्योंकि कहते हैं कि ये जिहाद का जो टर्मिनोलॉजी है वो पॉजिटिव है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर या इस तरह की गतिविधियों के लिए जिहाद का शब्द का इस्तेमाल करना क्या ठीक है? सुशील जी, थोड़ा सा आज ये भी बताइए। विद्या जी, देखिए, आपको समझ लेना चाहिए कि जो लोग ये हरकत करते हैं वो खुद को जिहादी कहते हैं। लश्कर तैयबा जब अपने लिए जुटाता है लोगों को तो जिहाद के लिए जुटाता है। आप उनकी तकरीरों में सुन लीजिए। जैशे मोहम्मद जब कश्मीर में अपने मर्जीवड़े भेजता है तो जिहाद के लिए भेजता है। ये खुद असद महमूद कहता है, अपनी तकरीरों में कहता है, अपने पर्चों में कहता है। वो कश्मीर में जो चल रहा है उसको खुद जिहाद कहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन यानी जिहादियों का संगठन, वो अपने नाम में जिहाद लगाते हैं। तो जब वो खुद को जिहादी कहते हैं, इस पर आपत्ति करने वाले ये लोग कौन होते हैं पैरवी करने वाले जिहाद की? ये बेवकूफ बनाना अब हिंदुओं को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमने ये खेल बहुत अरसे से देखा है आपका, कि आप टीवी पर, मीडिया में, सार्वजनिक बयानों में इस तरह की आंख मिचौली खेलते हैं लफ्जों के साथ, जबकि अब ये बात साफ हो गई है कि जो चल रहा है वो निरा नंगा जिहाद है। और इस जिहाद के नाम पर आप पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में जहर भरते हैं, मदरसों से, मस्जिदों के खुतबों से, तकरीरों से, और फिर उनको पेट पे बम बांधकर लोगों को उड़ाने के लिए भेज देते हैं। इस जिहाद की जो मंशा है वो ये है कि चाहे जुनैद मरे या नौमान, लेकिन अशोक नहीं बचना चाहिए। इस तरह की मानसिकता, भले ही मेरी दोनों आंखें फूट जाएं, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ूंगा, उसको काना जरूर करूंगा। जब इतनी घृणा आप भर देते हैं दिमाग में, तो फिर ये फर्क नहीं रह जाता वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कबाड़ी वाला है। ठीक है सर, ओके सर। किया है इस पूरी राजनीति ने, ये किया है इस विमर्श ने, कि महिमा मंडन किया है कि देखिए कैसा होगा वो डॉक्टर जो आराम से जी सकता होगा, लेकिन उसने खुद को अपनी जान की नजराना प्ले करना। आप सोचिए, मैं तो कहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देश की जनता जो गुस्से में, दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की जनता गुस्से में, उन लोगों को यह सोचना और समझना चाहिए कि जो पार्टी के अलग अलग नेता आज मीडिया के सामने, पत्रकारों के माइक और कैमरे पर यह कह रहे हैं कि सोचिए जरा कि क्या मजबूरी रही होगी डॉक्टर बनने के बाद। एक अच्छी जिंदगी जी सकता था जो व्यक्ति, वो आतंकवादी। भाई यहां पर भी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को? यहां पर भी विक्टिम कार्ड प्ले करना है। वकार भट्टी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुशील जी को जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सर। जी देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई स्कूल का चपरासी हो या वो मजदूर हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है।
उसमें मैं कभी नहीं कहूंगा कि कोई आतंकवाद पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था। जो भी आतंकवाद है, जो भी बेगुनाहों का कत्लेआम करे, वो आतंकी है और उसको आतंकी की तरह ही ट्रेड करना चाहिए और वैसे ही उसको सजा देनी चाहिए और तमाम आतंक के साथ जुड़े हुए लोगों को सेम सजा देनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछना चाहता हूं मैं कि अगर आप ये पहले बोलें कि अगर आतंकी, ये NIA ने डिक्लेयर कर दिया जी आतंकी हमला है, मैं ये कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर आप ये बात पर ट्विटर पर, फेसबुक पर चला रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता, तो फिर नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर SIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इसमें भी गलती आप जैसे लोगों की है वकार भट्टी साहब, इसमें भी गलती आप जैसे और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की है कि आप लोग कहते हैं कि कौम दागदार हो गया। फिर से जब आप लोग कहते हैं कौम दागदार हो गया, तब आप उन मुसलमानों को जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है उनको भी उसमें शामिल कर देते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कोई भी आतंक में शामिल हो, कोई अगर आतंकी किसी कौम से होता तो उसका मतलब नहीं है कि उसको पूरी कौम की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना, फिर आप लोग क्यों रोने लगते हैं? आप लोग क्यों रोने लगते हैं? महबूबा मुफ्ती जैसे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, ये क्यों कहती हैं कि पूरा कौम दागदार हो गया? फिर से पूरा कौम दागदार होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप लोग जानबूझकर इन आतंकियों के साथ, जो आतंकी गतिविधि में लोग हैं, उनके साथ पूरे कौम को जोड़ देते हैं और तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम सबको आतंकी बोला जा रहा है, देखो तुम सबको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। सुनिए ना, किसी एक बीजेपी के नेता का नाम बता दीजिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो अथॉरिटी में हो। मैं कह रहा हूं अथॉरिटी वाला ऐसा एक व्यक्ति नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि फलाना का नाम है, इससे पूरी कौम दागदार है। मेरी बात तो सुनिए ना, अथॉरिटी को छोड़िए आप, मीडिया, सोशल मीडिया पे जब आप पूरे मुसलमान को टारगेट करेंगे तो उस पर सवाल उठता है कि आप मुसलमानों को उठाना या जहाद का नाम यूज करना। देखिए, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप नहत्तू को मारें, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप बेगुनाहों को मारें, जहाद ये नहीं सिखाता कि आप किसी की जिंदगी छीन लें। हाँ, जहाद सिखाता है कि आप जिंदगी बचाएं, जहाद सिखाता है कि आप जीना सिखाएं, जहाद सिखाता है कि आप अपनी बच्चों के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाद करें। लेकिन दिक्कत यह है कि इस जिहाद को जो एक बहुत पॉजिटिव टर्म है, उसको अगर कुछ लोगों ने हथियार बनाकर गलत गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो उस टर्म के लिए आप लोगों को ही खड़ा होना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं क्या मुफ्ती वजाहत कासमी साहब? हम खड़े हैं कि कुछ लोग सजा मिलनी चाहिए, एक शब्द को, एक टर्म को हथियार बनाकर पूरे कौम के लिए बदनामी खड़ी कर देते हैं। कासमी साहब, मैं बोलूं जी? कासमी साहब, और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो तुष्टीकरण के लिए, और मैं तो कहता हूं ये तुष्टीकरण गैंग है पूरा। देखिए, जो ये दिखाने में लग जाता है कि देखिए डॉक्टर हैं भाई साहब, लेकिन आतंकवाद में ये तो कुछ पॉलिसी में गड़बड़ है। अरे पॉलिसी में गड़बड़ है, ये अश्विनी कुमार मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा जी को अगर पार्टी कल टिकट ना दें, इनकी इच्छाओं की टिकट चाहिए, तो क्या ये कांग्रेस हेडक्वार्टर पर जाकर बम फोड़ देंगे? कहेंगे कि नहीं मैं दुखी हो गया हूं और मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बम फोड़ दूंगा? कासमी साहब, मेरे भाई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और सबने उसकी निंदा की, वहां शहीद जितने लोग हुए उस पर अफसोस किया, और किसी ने किसी मुसलमान को पूरे देश में किसी एजेंसी ने, किसी सियासतदान ने टारगेट नहीं किया। हाँ, विपक्ष के जितने लोग थे वो उस पर शुरू से ही अपना काम कर रहे थे। और मैं एक मुफ्ती हूं, एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मुझे एक बात ईमानदारी से अपने पैनलिस्ट जो अभी बोल रहे थे वो बताएं, क्या मुस्लिम संगठनों ने इस हमले की उस तरह निंदा की है जिस तरह के वो छोटी छोटी बातों पर सरकार की मजम्मत करते हैं, मोदी जी की मजम्मत करते हैं? किसी ने कोई इस तरह का कंडेम नहीं किया, किसी ने निंदा नहीं की, कोई मुस्लिम संगठन सामने नहीं आया। और फिर मुझे तो आज पता चला, मैंने अभी बयान सुना आपके टीवी चैनल पर, कि वो आतंकवादियों की भी महबूबा है। मुझे अंदाजा नहीं था, मैं तो अब तक उनको एक राजनीतिक शख्सियत समझ रहा था। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं इस बात को कि आतंकवादियों को वकील देने वाले, उनके मुकदमे लड़ने वाले, उनके जनाजे पढ़ने वाले गैंग भी बाहर आने वाले हैं, और वो आ गए हैं। और जब तक हम, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अच्छे लोग, जो स्कॉलर्स हैं, जो खतीब हैं, जो मौलानाज हैं, वो कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, मुस्लिम संगठन कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, तो आतंकवाद पर फिर चर्चा करनी बेकार है। ये पाकिस्तान के जितने पालतू कुत्ते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो,
और मौलानाओं की शक्ल, इन्होंने शैतानों की शक्ल बनाई हुई। जब तक मौलाना मेंबर पर आकर उसका कंडेम नहीं करेगा, मौलाना उनके लिए नरम क्यों है? मैं आपके टीवी पर सवाल पूछ रहा हूं इन सबसे, मुस्लिम संगठन इनके मामले में नरम क्यों है? कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाते? जिस तरह छोटी छोटी बातों पर ये सरकार के, मोदी के खिलाफ तख्ता पलटने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में दंगा हो गया, फलानी जगह दंगा हो गया, फलानी जगह पत्थर फेंक दिए गए और मुस्लिम पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट चला गया, जमीयत हाई कोर्ट चली गई। अरे भाई, दिल्ली में इतने लोग मर गए, कहां सोए हुए हो? क्यों कंडेम नहीं कर रहे हो इस तरह जिस तरह करना चाहिए? क्यों आप उनको वकील देने की कोशिश करते हो? क्यों रातों को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हो आप? तो जब आप ये सब करोगे तो पूरी कम्युनिटी को आप ही तो शक के दायरे में ला रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है, ना सरकार कह रही है, ना एजेंसी कह रही है। आपकी हरकतें खुद कम्युनिटी को, पूरी मुसलमान कौम को शक के दायरे में लाके खड़ा कर दी। महबूबा की हरकतें और जो हमारे स्कॉलर बोल रहे हैं उनकी हरकतें, मैं शुरू दिन से कह रहा हूं ये बात, जब तक हम इनकी कब्रिस्तान तक इनका बायकॉट नहीं करेंगे, इनके जनाजे ना हो, इनकी नमाज ना हो और इनका सब कुछ बायकॉट किया जाए, तब जाकर के मैं समझूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी और हमारे मुस्लिम स्कॉलर इनके खिलाफ हैं। वरना मैं कभी नहीं मानूंगा। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करने से उसी कौम को ज्यादा नुकसान हो रहा है जिस कौम की मुखालफत करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, भाई आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं आतंकियों के लिए, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है सर? अश्विनी जी, आप लोगों को नहीं लग रहा है कि देश इस मुद्दे पर आप लोगों के साथ कभी नहीं हो सकता है, कभी खड़ा नहीं हो सकता? कोई डॉक्टर अगर आतंकी हो गया है और एक डॉक्टर नहीं सर, लाइन से पूरी फहरिस्त है, ये सब लोग अगर रेडिकलाइज हो गए हैं, इन सब की मानसिकता अगर आतंकवादी वाली हो गई है, तो आपकी पार्टी के नेता सिर्फ इसलिए आकर बोलेंगे कि डॉक्टर होकर कोई आतंकी हो गया है, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, आपकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर जाकर बम फोड़ देंगे? अश्विनी जी, नहीं, आप मुझे रेडिकलाइज मत करिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी और इसके इकोसिस्टम का है। विषय सिर्फ ये है विद्यनाथ जी कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद है, ये पॉलिटिकल या रिलीजियस मैटर नहीं है, एक देश की नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है और उसके लिए जिम्मेदार होती है सरकार। विषय सिर्फ इतना है कि सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर करके हम बार बार उसको एक पॉलिटिकल या रिलीजियस रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, शहजाद पूनावाला का आपने शुरुआत में बाइट सुनाया कि वो बोल रहे थे कि महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी को मासूम कहा, ये कहा, वो कहा। क्या आपको पता है विद्यनाथ जी, जब ये महबूबा मुफ्ती ने उनको मासूम कहा था बुरहान वानी को, तब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार में थी और उसके बाद 1.5 साल तक सरकार में रही उनके बाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी की दोगली राजनीति का चरित्र है। हम उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो मीडिया वाले भी सवाल नहीं उठाते। इनफैक्ट मैं तो कहीं ना कहीं मीडिया और बुद्धिजीवियों को दोषी मानता हूं जो बालाकोट तो सेलिब्रेट करते हैं बट ये नहीं बताते हैं कि वो पठानकोट पे हमला क्यों हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर तो सेलिब्रेट करते हैं बट ये नहीं पूछते कि पहलगांव के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगांव में हमला हुआ ही क्यों। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई विद्यार्थी फेल होता है तो हम ये दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखिए आने वाले समय में वो कैसी तैयारी कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, इस बार तो टॉप करेगा, पर ये कभी नहीं पूछते कि वो फेल हुआ क्यों। यही विषय सिर्फ सरकार के साथ है। जब हम पूछते हैं कि कोई रेडिकलाइज हो रहा है, क्या रेडिकलाइज हिंदू नहीं हो जाते हैं, क्या एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं बनते, क्या नाथूराम गोडसे रेडिकलाइज नहीं हुआ था, क्या रेडिकलाइजेशन के हमको रूट पे जाना पड़ेगा। जब हम उस रूट को खत्म नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद किसी न किसी फॉर्म में पनपता रहेगा और ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार बैठी हुई है सेंटर में, सरकार बैठी हुई है स्टेटों में, उनकी जिम्मेदारी है। देखिए कि आप माहौल की बात करिए, कैसा माहौल बना रहे हैं, कैसा एनवायरमेंट, कैसा माहौल बना गया, कैसा माहौल बन गया, साक्षरता दे रहे हैं, कैसा माहौल बन गया अश्विनी जी, कैसा माहौल बन गया? ये जवाबदेही तो सरकार देगी। आप लोग अगर इतने हितैषी और हिमायती होते ना इन लोगों के, 11 साल जिनको आप गाहे बगाहे विक्टिम कार्ड प्ले करके बदनाम कर रहे हैं, अगर आप लोग इतने हितैषी होते ना तो बिहार में अभी आप लोगों की हालत नहीं हुई होती। ये तुष्टीकरण, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम वोट बैंक, MY समीकरण, यही सब तो करते रहे थे ना आप लोग। इस बार जनता ने आपको आईना दिखाया ना कि नहीं दिखाया? बिहार पे अगर जाएंगे, बिहार पर जाएंगे सर, अजीत बात थोड़ी मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि भाई आप लोग ये राशिद अलवी, आपके कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, माननीय सम्मानीय नेता,
ये सब लोग बैठ बैठकर अगर कहते हैं कि एक डॉक्टर अगर आतंकवादी हो गया है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, सरकार की नीति खराब है। एसएन सिंह साहब जवाब दीजिए। आपके हिसाब से देखिए, आतंकवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आतंकवादियों के समर्थक वाली पार्टी जरूर कहेंगे। जिस पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि ये भटका हुआ है, बेचारा हुआ, हालात का मारा हुआ है, इनके राष्ट्रीय महासचिव का बयान आता है, यार अंतुले 26/11 की घटना के बाद कहते हो तो हिंदू आतंकवादी हो सकते हैं, वो कलावा पहनकर हाथ में आए थे। निश्चित तौर पे जब ऐसे ऐसे बयान आप देंगे जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह का नारा दिया जाएगा, और वहां उनके उस समय के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समय के चहेते नेता राहुल गांधी जी पहुंच जाएंगे, तो ये माना जाएगा कि आतंकवादियों को कवर फायर देने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, और उनकी सहयोगी जो केंद्र में उनको समर्थन देने वाली पार्टी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवाद के कमर को तोड़ के चूरमा बनाने का कार्य किया गया। यही तो दर्द सता है कि 370 जैसी धारा को समाप्त करके, आतंकवाद को समाप्त करके, लोकतंत्र को बहाल करके कैसे कश्मीर में खुशहाली आई है। कश्मीर की खुशहाली एसएन सिंह जी, आप कह रहे हैं कश्मीर में खुशहाली आई है, महबूबा मुफ्ती कह रही है कश्मीर में जो चल रहा है उसका नतीजा है दिल्ली ब्लास्ट। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों की नीति, आप लोगों की सरकार की वजह से डॉक्टर भी आतंकवादी बन रहा है। पिछले 11 सालों विद्यानाथ जी, यही तो एक विचारधारा है, आतंकवाद वाली विचारधारा। इसी को कहते हैं कि वो चाहे पंचर लगाने से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बहुत बड़ा नेता भी हो, सबका यही काम है कि आतंकवाद का समर्थन करिए, सिमी का समर्थन करिए, पीएफआई का समर्थन करिए। क्या कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती थी भारत सरकार से, मोदी जी की सरकार से, कि पाकिस्तान से बात करिए? और कौन नहीं देखा है कि कांग्रेस की सरकार आती है, आतंकवादियों को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाने का कार्य किया जाता है। आज जब कमर टूट गई आतंकवाद की, मुझे लग रहा है कि ये अंतिम लौ की टकटपाती हुई लौ है, इसके बाद आतंकवाद समाप्त होने वाला है। आतंकवाद तो रही नहीं गया, छिटपुट जो घटना एक-एक अश्विनी जी, एक-एक करके अश्विनी जी प्लीज, प्रहार हो रहा है तो तकलीफ हो रही है ना अश्विनी जी। अश्विनी जी एक-एक करके लोग एक-एक करके, अश्विनी कुमार मिश्रा जी प्लीज एक-एक करके बोले। जनता से विद्यानाथ जी, जनता से बेहतर कौन जान सकता है कि कौन भारत के लिए कार्य कर रहा है, कौन अपने लिए कार्य कर रहा है। जो भारत के लिए कार्य करता है ना, वो भारत माता की जय का नारा लगाता है, वंदे मातरम की जय का नारा लगाता है। लेकिन जो भारत के लिए कार्य नहीं करता है ना, वो गाहे बगाहे, सामने से पीछे से। भाई राशिद अल्वी इन्हीं की पार्टी के नेता, उनका बयान तो आपने सुना है, एक बार भी ये खंडन नहीं किया कि राशिद अल्वी को ऐसा नहीं, मतलब आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, आप हथियार उठा लेंगे। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यही राशिद अल्वी कह रहे हैं, यही इनके प्रवक्ता कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप भूल जाइए, भारत में जानते हैं किसकी सत्ता है, बनना चाहिए। राष्ट्रवादियों की सत्ता है, राष्ट्र प्रथम मानने वालों की सत्ता है, राष्ट्र पे कुर्बान होने वालों की सत्ता है। मुझे लगता है कि कहीं भी आप अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और लास्ट बात मैं कहूंगा, आज भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि भारत के लोगों ने ऐसे सत्ता को चुना जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती है, जो राष्ट्र की चेतना जिसके अंदर भर्ती। आप देखिए, हमारे पैनल पर बैठ के मुसलमान भाई भी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले जिम्मेदार हमारी बनती है कि आदिल अहमद और मुस्लिम शकील और शाहिद सईद सज्जाद अहमद अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो हम कहें कि वो मुस्लिम नहीं है, वो गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। लेकिन कांग्रेस को डर लगता है, जानते क्यों डर लगता है? वोट कट जाएगा। अगर यही रहेगा तो ये माना जाएगा ना कि आप जो है आतंकवाद के दूसरे रूप हैं। एक डायरेक्ट आतंकवाद फैलाता है, एक आतंकवादियों की मदद करके आतंकवाद फैलाता है। इसलिए तो कांग्रेस को उसकी सहोदर भाई कही जाती है। और विपक्षियों पर है, भारतीय जनता पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार में है ही नहीं। जिम्मेदारी कोई आतंकी हमला होगा उसकी जिम्मेदारी या तो विपक्ष ले या मौलाना ले या कोई और ले, कि एक बड़ी घटना देनी है। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं ये, इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेकते हैं। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कराते हैं। इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं ये कि देश के युवाओं को रेडिकलाइज करने का काम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करते हैं। इनसे अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछ दो तो फिर मनगढ़ंत बातें करते हैं। कांग्रेस की भी है कि वो अपराधियों के और आतंकवादियों का साथ देना छोड़ दे। भाई हम देश के बाहरी दुश्मनों से तो हमारे सेना बॉर्डर पे लड़ सकते हैं, लेकिन जो देश में गद्दार बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियों के रूप में गद्दार बैठे हैं, जो उनको खाद पानी देकर सिंचित करके उनको बड़ा बनाने का कार्य है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनका साथ देना। हमारे मुस्लिम भाई ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का, अगर वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है तो उसका साथ नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग तुष्टिकरण के लिए करें, ये तो देश के लोगों ने साथ छोड़ दिया कि भाई कांग्रेस केवल
टर्म के नाते, वोट के नाते, गद्दारों की साथ दी, अपराधियों का साथ दी। अरे हमने दो प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी जी के रूप में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के रूप में, आतंकवाद के खिलाफ बिगुल बजाकर भारतीय जनता पार्टी ने भारत सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन आप भारत सरकार का साथ नहीं देंगे, आप आतंकवादियों का साथ देंगे। आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ित तो आप ही हैं। हमने दो प्रधानमंत्री को, और मुझे लगता है आपके समय में ना 7,000 घटनाएं, 42,000 लोग मारे गए, और आज देखिए जगह जगह अनाउंस होता था, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सार्वजनिक जगहों पे, जहां कहीं भी कुछ लावारिस पशु दिखाई दे, बताइए आज एक सेकंड एसएन सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइएगा सर। अश्विनी मिश्रा जी, आप जवाब देना चाहते हैं सर? एक बार जवाब दे लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। हाँ बोलिए। बिल्कुल। एसएन सिंह जी ने शायद मेरा शुरुआत में सुना नहीं। मैंने कहा आतंकवाद देश की समस्या है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये देश का इशू है। इसी से मैंने शुरुआत की, और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी। अश्विनी मिश्रा जी इस बात से शुरुआत करते हैं कि आतंकवाद देश की समस्या है, आप इस बात से शुरुआत करते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन राशिद अलवी कहते हैं कि डॉक्टर प्रियंका का भी नाम है उसमें, तब वो धर्म नहीं देख रहे हैं। जब राशिद अलवी कहते हैं कि एक डॉक्टर मजबूर हो गया और वो आतंकवादी बन रहा है, तब वो नहीं, तब उसमें पॉलिटिक्स नहीं देख रहे हैं वो। तो लोग आपकी बात को माने या राशिद अलवी जो सुबह सुबह टेलीविजन पर बैठकर मीडिया के सामने खड़े होकर बोल जाते हैं। साल में 2200 हमले हुए अकेले कश्मीर में। ये हमले का जिम्मेदार कौन है? कश्मीर का 11 साल में 2200 हमले हुए कश्मीर में, जिसको ये बोल रहे थे कश्मीर से पहले तो हर महीने 22 बार पत्थरबाजी होती थी। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, सर क्या बात कर रहे हैं आप? पहले तो हर महीने 22 बार पत्थरबाजी होती थी। आपकी सुरक्षा है। प्रॉब्लम यह है विद्यानाथ जी, आप भी सवाल नहीं पूछते अकाउंटेबिलिटी पे, आप भी जो है पोस्ट सेक्शन सवाल पूछते हैं, घटना क्यों हुई उस पर सवाल। अश्विनी जी, इसके लिए कहीं ना कहीं जितने सवाल पूछे जा सकते थे पिछले दिनों में सरकार से पूछे गए, लेकिन आप लोग तब चुप हो जाते हैं। आप लोगों की बोलती तब बंद हो जाती है जब आप लोगों को लगता है कि नहीं इसमें हमारा फायदा होगा। कैसे बोलेंगे? ये तो धर्म, समुदाय, एक वर्ग विशेष की बात है, इसमें तो ये नाम सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोगों को बताना पड़ेगा कि बड़ा मजबूर हो गया कोई आतंकी, कोई डॉक्टर मजबूर हो गया इसलिए आतंकवादी हो गया वो। सरकार को तो 400 पेज का सुशील पंडित जी रुक जाइए सर प्लीज एक मिनट। सुशील जी, ये जो लोग अभी जिन लोगों के नाम सामने आए, जिन लोगों से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, ये लोग मजबूरी में आतंकवादी बने हैं, सरकार की पॉलिसी की वजह से आतंकवादी हो गए हैं, या इन लोगों की मानसिकता, इनकी सोच ने इनको आतंकवाद बना दिया डॉक्टर होने के बावजूद? विद्या जी, ये दिल की बात चाहे जितना छुपाएं मुंह पर आ ही जाती है। उसके लिए जितनी भी लफ्फाजी गढ़ें, लेकिन इनका आशय समझ में आ जाता है। इनको देश से हमदर्दी नहीं है, इनको मारे गए लोगों को सांत्वना व्यक्त करने की लफ्फाजी तक ही इनका काम रह जाता है। उसके बाद ये सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछने चाहिए, चौकीदार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन जिनका चोरों से याराना हो वो चौकीदार को कटघरे में खड़ा करने का हक खो देते हैं। जिनकी अपनी पृष्ठभूमि ऐसी रही हो कि आप आतंकियों के साथ, आतंक के साथ प्रेम रखने वाले संगठनों के साथ राजनीति करें, लीपापोती करें, उनके लिए नए नए तर्क गढ़ें, उनकी पैरवी में नई नई लफ्फाजी करें और उसके बाद कहें कि सरकार जिम्मेदार है। सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, सरकार से जिम्मेदारी पूछी जाएगी, लेकिन आपकी भूमिका उसमें छुप नहीं जाएगी, उस पृष्ठभूमि को भी उघाड़ा जाएगा। क्योंकि राजनीति में जो प्रश्रय देता है, जो उनके लिए तर्क गढ़ता है, जो उनकी पैरवी करता है, उनका ओवरग्राउंड वर्कर बनता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और इससे आप कतरा नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक प्रश्रय के कारण ही ये पनप रहे हैं। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने 400 पत्थरबाजों को रिलेशनशिप मैनेजर हायर किया था JNK बैंक में। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने ही अपने जमाने में और फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को छोड़ा था, जिसके कारण वहां पर जिहाद बर्पा हुआ। और इसी सरकार ने, यूपीए की 10 सालों की सरकार में हमने देखा कि आतंकी हमलों का क्या जवाब दिया गया।
उस वक्त कहा गया कि एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट, हमें कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है, इस तरह के तर्क गढ़े गए। तो मैं ये नहीं कहता कि आतंकवादी घटनाओं के ऊपर सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है, लेकिन ये भी मानता हूं कि दुनिया में आतंकवाद की कोई भी कहीं भी कोई आखिरी घटना अब तक नहीं हुई है। घटना की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन आपका क्या रवैया है, आपके तार कहां जुड़े हैं, आपकी राजनीति कैसे पोषित होती है, आपके तर्क क्या हैं, आपका रवैया क्या है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है सर। और उससे आप अपना दामन बचा नहीं सकते। ठीक है मुफ्ती साहब, क्या मजबूरी ऐसी होगी इन डॉक्टरों की, जरा आज देश को बताइए सर, क्योंकि आप भी उसी समुदाय से आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि इनकी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि डॉक्टर होने के बावजूद, यह बात गलत नहीं है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है कि ये लोग आतंक को चुन रहे हैं, ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि कैसे देश के मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जाए। एक दो नहीं सर, 30 से ज्यादा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी इनकी। क्या मेरे मजबूरी है? भाई, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 11-12 सालों में जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, यहां सो कॉल्ड सेकुलर, खासतौर से एक विशेष और खास तौर से कौम, मैं मुस्लिम कौम के कुछ जिम्मेदारों का उसमें नाम लूंगा, उन्होंने सरकार को बदनाम करने का, सरकार की तख्ता पलट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इतिहास अपने आप को लिखता भी है, इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। जो महबूबा मुफ्ती आज बातें कर रही हैं, 70 सालों में इतिहास में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर मुझे बताएं कि जिसने कश्मीर को, जम्मू को, श्रीनगर घाटी को रेल से जोड़ दिया हो, राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ दिया हो। आज आप श्रीनगर दिल्ली से जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि ये आज कितना प्यारा कश्मीर हमारा। और मैं कश्मीरी अवाम को अपील करता रहा हूं और कश्मीरी अवाम से मेरी बात होती, आज कश्मीरी अवाम भी इन आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ी है, वो मोदी जी की विचारधारा से सहमत है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, सरकार क्या कर रही है वो छोड़ दीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी क्या, उस पर हम लोग बात कर लेना। ये गजवाए हिंद के नाम पर, ये कुरान के नाम पर, जिहाद के नाम पर, हिंदू काफिर के नाम पर कब तक लोगों को मारेंगे? क्या कुरान पाक की किसी आयत में इस बात का जिक्र है कि आप जो है अपनी जान पर बम बांधिए और जाके लाल किले पे और जाके इंडिया गेट पर फोड़ दीजिए, जाके हिंदू के एरिया में फोड़ दीजिए, जाके सिखों के एरिया में फोड़ दीजिए? ऐसा कुछ नहीं है। ये लश्कर तैयबा और ये जैश ए मोहम्मद ने जितनी दुकानदारी है और जितने ISI के लोग हैं उन्होंने ये घड़ा है, और ये सब कट्टरवादी लोग हैं। भाई मैंने कहा था आपको, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में नामू से रिसालत पर काम कर रहा था, ये बोल रहा था, तो मैंने कहा था ये सरतन से जुदा का नारा इस देश में कहां से आया? अमरावती में सरतन से जुदा हुआ, उदयपुर में हुआ, अजहर मसूद के फॉलोवर्स थे, खादिम हुसैन के फॉलोवर्स थे और वो इंडिया में काम कर रहे थे। और रेडिकलाइज होने के लिए आप देख लीजिएगा डॉक्टर, मैं तो खुद, यानी राशिद अलवी क्या कह रहे हैं मुझे इससे बहस नहीं, मैं ये खुद ये कह रहा हूं कि एक डॉक्टर जिसको जान बचाने का जिम्मा है, जिसकी मेंटेलिटी जान बचाने की है, अल्लाह ताला ने उसको जान बचाने के लिए सबब बनाया है और वो लोगों की जान लेने का सबब बन रहा है। इससे बड़ा आतंकवाद, अरे भाई ये तो महा आतंकवाद है। शौकिया कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब मैं वापस आऊंगा आपके पास। शौकिया कुरैशी PDP से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, बहुत देर तक इंतजार हुआ आपकी पार्टी का कि आपकी पार्टी का कोई नेता बैठे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों से नहीं बैठ पा रहे थे। मुझे ये बता दीजिए कि कश्मीर की परेशानी लाल किले पर फूटी है, इसका क्या मतलब है जो महबूबा मुफ्ती कह रही है? दूसरी बात यह है कि आप लोग आतंक के साथ हैं कि देश के साथ खड़े हैं? जी, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस डिबेट पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप अगर तंजिया मिजाज में ये सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमारी दुखती रग पे जो है वो हाथ पड़ जाएगा। देखिए, उन्होंने जो कल कहा कि आपको भी पता है, हम भी जानते हैं कि कश्मीर को भले ही सर का ताज कहा गया है, लेकिन वक्तन फौक्तन हम कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी हो रही है।
अगर कहीं पे भी चाहे कोई भी उग्रवाद का मामला सामने आता है पूरे देश में, तो वहां कहीं ना कहीं आप मुसलमानों को कसूरवार ठहराते हैं या फिर कश्मीरियों को कसूरवार ठहराते हैं। आप हमें पहले एक मिनट मैडम, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं। शौकिया जी, मैं रोक रहा हूं क्योंकि आप मेरी डिबेट में मेरे चैनल पर बैठकर बोल रही हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। हम में से जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, किसी ने कश्मीरियों को आतंकवादी नहीं कहा है, किसी ने मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा है। जो आतंकी हैं, उनकी जो कौम है, उनके बारे में बात हो रही है। इसलिए आप अपनी बात हमारे चैनल के जरिए हमारे मुंह में डालकर बोलने की कोशिश मत कीजिए। और आपका दुख, आपकी दुखती राग सुन लीजिए मैडम, अगर आपका दुख इस बात से है कि आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है, उनको पकड़कर उनके हश्र तक पहुंचाया जाएगा, तो सर मैडम आप सिर्फ रो सकती हैं इस बात पर। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कैसी हिंदुस्तानी हैं, आप लोग कैसी देश प्रेमी हैं, आप लोग कौन सी राष्ट्रवाद की किताब पढ़ती हैं, आप लोग की मेंटालिटी कौन सी राष्ट्रवाद की है तो मुझे बोलने कि आतंकवादियों के लिए आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, हम ये कहते हैं कि जो कसूरवार है उसे आप सजा दीजिए, लेकिन जो बेकसूर है उन्हें सजा ना दीजिए। अगर एक माँ बाप का बेटा है, कोई माँ बाप ये नहीं, आपके भी बच्चे होंगे, आप भी किसी के बच्चे होंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पेरेंट्स होंगे। मुझे बताएं खुदारा कि कौन ऐसे वालिदैन हैं जो ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे जाके कहीं रास्ते में उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या बम से उड़ जाए या उन्हें गोली लग जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए। मुझे लगता है शौकिया जी, फिर मैं आपको टोक रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए या हमको सुन रहे ऐसा कोई मां बाप नहीं होगा जो ये सोचे कि सरकार की नीयत से, नीति से या किसी भी वजह से अगर उसका बच्चा नाराज है तो वो बम फोड़े और उसको वो मां बाप जस्टिफाई कर दें कि देखिए मेरे बेटे को तो नौकरी नहीं मिल रही थी, मेरी बेटी को तो नौकरी नहीं मिल रही थी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली थी, इसलिए बम फोड़ दिया। आप लोग तो वही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है ना कि कश्मीर का दुख ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में। देखिए ये सिर्फ नौकरियां मिलने और उस तक ये नहीं है। कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान का सर का ताज कहा गया है, लेकिन इस ताज के साथ हमेशा नाइंसाफी हुई है और कश्मीर के नाम पे पूरे देश में हमेशा सियासत चली है। जितनी भी सियासत पूरे देश में हर स्टेट में चलती है वो कश्मीर के नाम से चलती है और हमेशा कश्मीरियों को आगे रख के सियासत चलाई जाती है। देखिए इस वक्त कहीं ना कहीं आपको पता है हमसे हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, हमसे 370-35A छीना गया। और आपका कौन सा 370, आपका कौन सा 35A आप लिखवा कर लाई थी क्या? आपकी वसीयत में लिखा हुआ था क्या? क्या आप हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते हैं? मैं हिंदुस्तान की संविधान को मानता हूं, आप हिंदुस्तान की संविधान को नहीं मानती हैं, इसीलिए आप 370 और 35A को रखना चाहती हैं। और अगर हिंदुस्तान का संविधान आज कश्मीर में लागू है तो देखिए वहां पत्थरबाजी बंद है। संविधान ने हमें यह हक दिया था। वहां के बच्चे यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, 370 और 35A वहां के बच्चे खेल के मैदान में आगे चढ़कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आप लोगों ने पत्थरबाजी करवाई, आप लोगों ने पत्थरबाजी करवाई। मैडम क्यों नहीं रोकते थे पत्थरबाजों को? के आईन को मानते हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इसी आईन ने हमें 370 और 35A का हक दिया था। मैडम इसी आईन ने कहा कि जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो इसको हटा दिया जाएगा और इसी आईन की वजह से आज मुख्य धारा में कश्मीर शामिल हो गया है, जो आप लोग कभी नहीं चाहती थी कि शामिल हो। अच्छा, मुझे मैं गलत कह रहा हूं क्या सुशील पंडित जी? देखिए ये पाखंड बहुत चल चुका विद्या जी। दो बातें इन्होंने कही हैं। इसी आईन में था 370, जी हां 370 इस आईन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपवाद की तरह, एक एक्सेप्शन की तरह था जिसने इसी आईन को कश्मीर में लागू होने से रोक रखा था। आज 370 हटा है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन कश्मीर में लागू है, नंबर एक। नंबर दो, वो कहती हैं कौन से माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा, उनके बच्चे सड़क में इस तरह बम से उड़ जाएं। तो मैं आपको याद दिला दूं, जिन लोगों ने अपने बच्चों को जिहाद की तरबियत दी है ना, जिनमें मुजफ्फर वानी भी था,
जिसने बुरहान वानी के बारे में जब पूछा कि ईद पे घर आया था उसको रोका क्यों नहीं, तो उनका जवाब था जिसने अल्लाह की राह में जाना चुना है उसको रोकने वाला मैं कौन होता हूं। एक आतंकी की बहन से और मां से पूछा था कि अगर आप उसे बुला लें तो वो आ जाएगा क्या, तो उन्होंने जवाब दिया था अगर आ जाएगा तो हम अपने हाथों से उसका कत्ल करेंगे। वो जिहाद के लिए गया है, उसको अपने मकसद पर टिका रहना चाहिए। आप बेवकूफ बनाने की ये कोशिश बंद कीजिए। हम बहुत समझते हैं कि जिहाद की तरबियत किस तरह दी जाती है, दिमागों में जहर कैसे भरा जाता है और उसमें माँ बाप कैसे मुलव्विस रहते हैं, भाई बहन से मुलव्विस रहते हैं, कैसे पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो मदरसे का हो, मस्जिद का हो, मौलवी का हो और तरबियत का हो, घर का माहौल हो, उससे ये बड़ पनपता है जिहाद। ये भूल जाइए कि अब हमको मालूम नहीं है और आपकी चिकनी चुपड़ी बातों से हम मूर्ख हो जाएंगे, फिर से बेवकूफ बनेंगे। देश समझ गया है आपकी तरीके, और हमें मालूम है कि इससे कैसे निपटना है। ठीक है, देश समझ गया है। और देखिए अभी बिहार में फिर से मैं बिहार के जो नतीजे हैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, चुनाव के जो नतीजे आए कि बिहार में इतना बड़ा मैंडेट चला गया एनडीए को, आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां मुंह के बल गिरी हैं, मुंह के बल, चारों खाने चित हो गई हैं। तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण, इसी नाम पर राजनीति करते रहे और ऐसी राजनीति करने वालों को लोगों ने खारिज कर दिया है। अभी बिहार में हुआ है, फिर बंगाल में होगा और उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा है। ऐसे लोगों को खारिज किया जा रहा है और फिर देश के बाकी हिस्सों में भी होगा, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करें आतंकवाद के लिए। मुसलमानों से जब हम जाते हैं, ग्राउंड पर बात होती है, तो कहते हैं कि भाई साहब मुझे यह बताइए कि जिनको हम वोट देते रहे वो हमारे नाम पर सिर्फ सियासत करते रहे। तो बदल रहा है मिजाज, आप लोग भी बदलिए, अच्छा होगा देश के लिए भी, पार्टी के लिए भी और शांति बनाए रखने के लिए भी। आतंकवादियों के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बार बार एक शब्द का जिक्र आ रहा था, जिहाद, जिहाद का जिक्र आ रहा था। मैं थोड़ा उसके बारे में अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। यह एक बहुत पॉजिटिव टर्म है, यानी कि आप किसी चीज के लिए संघर्ष करें, और जो लोग संघर्ष करते हैं उनको जिहादी कहा जाता है। लेकिन आतंकवादियों ने, आतंकी मानसिकता वाले लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल गलत तरीके से गलत रास्ते पर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।